अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सारे। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत के साथ होंगे। ये हमारी इस फंडामेंटल सीरीज़ का लास्ट लेक्चर है। इसके अंदर आज हम जानने की कोशिश करेंगे, हम मुकम्मल तौर पर बात करेंगे तमाम न्यूज़ेस के बारे में। वो तमाम न्यूज़ेस जो आपको फॉरेक्स कैलेंडर के अंदर, फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर मिल जाती हैं, जो फॉरेक्स ट्रेडिंग को चलाने के लिए या जितने भी करेंसीज पेयर्स हैं उनकी मूवमेंट के लिए काफ़ी अहम रोल अदा करती हैं। ये न्यूज़ेस, ये इंडिकेटर, ये इंडेक्स हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर कैसे असरअंदाज होती हैं और इसकी लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, कैसे हम उसको देख सकते हैं, इसको भी हम इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीपीआई। सीपीआई न्यूज़ क्या होती है, ठीक है? सीपीआई हमारे पास कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसकी फुल फॉर्म है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये एक बड़ी न्यूज़ है, आपने काफ़ी इसके बारे में सुना होगा। आप जस्ट फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाते हैं, इसका डेटा देखते हैं, डेटा देखने के बाद आप इसको ट्रेड करते हैं। अगर डेटा पॉजिटिव है तो आप लाइक डीएक्सवाई के साथ जितने भी कॉम्बिनेशन में पेयर है ना डीएक्सवाई के साथ, सपोज गोल्ड हो गया, जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी, आप इन चीज़ों को बाई या सेल कर लेते हैं। लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके अंदर फैसले क्या होते हैं, इसके अंदर किन चीज़ों को देखा जाता है, आया ये अगर डेटा नेगेटिव आ रहा है तो वो डॉलर के लिए कैसा है, अगर ये डेटा पॉजिटिव आ रहा है तो वो डॉलर के लिए कैसा है। हम इन सब बातों पर बहस करेंगे और आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। और इंशाल्लाह लास्ट पे मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप इन न्यूज़ को फॉरेक्स फैक्ट्री से देखकर या डिफरेंट जगहों से इनके ऊपर मुकम्मल रिसर्च करके कैसे अपने करेंसीज पेयर के अंदर इनको ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होता क्या है, सीपीआई क्या है? सीपीआई एक ऐसा इंडिकेटर है जो बताता है कि वक्त के साथ चीज़ों और सर्विसेज की कीमत में कितना इजाफा या कमी हुई है। सीपीआई रोज़मर्रा की चीज़ों और सर्विसेज की कीमतों में एवरेज तब्दीली को ट्रैक करता है। अब रोज़मर्रा की आप डिफरेंट चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसा कि चीनी हो गई, पत्ती हो गई, दालें हो गई, गोश्त हो गया, इसके अलावा कपड़े हो गए, जूते हो गए। तो ये रोज़मर्रा की चीज़ें जो आप लोग यूज़ करते हैं, इनके अंदर जो प्राइसेस के अंदर चेंज आती है ना, उसके बारे में सीपीआई आपको बताता है। ठीक है, किस चीज़ को ट्रैक करता है, ये जितनी भी सर्विसेज की कीमतें होती है ना, इनके अंदर जो चेंजेस आती हैं इनको ट्रैक करता है। अब आपके माइंड में आएगा कि अच्छा, नेक्स्ट हम पहले देख लेते हैं। आसान अल्फाज में ये इन्फ्लेशन को मेजर करता है। इन्फ्लेशन ऑलरेडी मैं आपको इसके ऊपर प्रॉपर लेक्चर बना चुका हूँ, आप उसको एक बार ज़रूर देखें। इस सीरीज़ के अंदर सबसे पहले जो लेक्चर है वो इन्फ्लेशन के ऊपर ही है। इन्फ्लेशन को आप लफ्ज़ी इसका मतलब ये है कि आपकी जो भी करेंसी है, जिस कंट्री की भी करेंसी है, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू अप जा रही है या उसकी वैल्यू डाउन जा रही है, ठीक है? उसको इन्फ्लेशन कहा जाता है। इसमें खाने-पीने की चीज़ें, ठीक है? अच्छा, अब सीपीआई के अंदर आप कौन-सी चीज़ों को देख सकते हैं? इसमें खाने-पीने की चीज़ें होती हैं, जैसा कि ट्रांसपोर्ट हो गया, एजुकेशन हो गई, हेल्थ हो गया, और दूसरी ज़रूरी चीज़ें शामिल होती हैं, जैसा कि फूड, क्लोथ्स, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल केयर और एंटरटेनमेंट। ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं सीपीआई डेटा के अंदर। जब आपके पास एक डेटा निकल कर आता है ना, जो आप फॉरेक्स फैक्ट्री से देखते हैं, ठीक है? उसके अंदर ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। वो इन सब चीज़ों की कैलकुलेशन करते हैं और उसके बिहाफ़ पे डेटा बनाते हैं। ये डेटा कौन बनाता है, मैं वो भी आपको बताऊँगा डिटेल से। अच्छा, सीपीआई कैसे कैलकुलेट होता है? अब आपके माइंड में होगा ये सारी चीज़ें होती तो हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कैसे होती हैं? कौन इनको कैलकुलेट करता है? बेसिकली आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, सीपीआई कैलकुलेट करने के लिए गवर्नमेंट एक बास्केट बनाती है। उसने फॉर एग्ज़ाम्पल जो गवर्नमेंट है उसने एक डब्बा बना दिया, ठीक है? जिसमें आम इस्तेमाल में होने वाली चीज़ें और सर्विसेज़ की कीमतों को ट्रैक किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक एक डायरी बना दी, एक बास्केट बना दी, ठीक है? एक ऐसी फाइल बना दी जिसके अंदर वो डिफरेंट चीज़ों की कीमतें जो है ना उनको स्टोर कर रहे हैं, उनको लिख रहे हैं और उनकी कीमतों के बारे में जान रहे हैं, ठीक है? जब वो ये कर लेते हैं, फिर करंट कीमतों को पिछले साल की कीमतों से कंपेयर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल होता है ये कि ये उन्होंने एक बास्केट बना ली, ठीक है? जो 2024 की है, ठीक है? और ये अब उन्होंने एक बास्केट बना ली जो 2025 की है। अब जितनी भी चीज़ें हैं उन सब की जो कीमतें हैं ना वो इसके अंदर वो स्टोर कर रहे हैं अभी 2025 वालों में, 25 वाले की जो हैं, ठीक है? और इसी तरह पिछले साल उन्होंने 2024 के अंदर जो डिफरेंट चीज़ें थी ना उनको ट्रैक करके उनकी कीमतें निकाल कर इधर लिखी हैं, ठीक है? फिर ये आपस में कंपैरिज़न कर लेंगे, इनको पता चल जाएगा कि सीपीआई डेटा किस तरह का आना है और ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस हिसाब से, इस किताब से ये कैलकुलेट करते हैं, ठीक है?
नेक्स्ट, इस कंपैरिजन से हमें इन्फ्लेशन रेट पता चलता है। इस कंपैरिजन से हमें इन्फ्लेशन रेट कैसे पता चलता है? फॉर एग्जांपल आज का दिन में अगर 60 रुपए किलो चीनी है, लेकिन पिछले साल में 50 रुपए किलो चीनी थी, तो इसका मतलब है कि आपकी जो करेंसी है ना, उसकी वैल्यू डाउन हुई है, ठीक है? तो इस तरह से आपकी जो इन्फ्लेशन है ना, वो इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ हुई है, आपको पता चल जाता है। गवर्नमेंट एजेंसीज़ मुख्तलिफ सोर्सेज़ से कीमतों का डेटा कलेक्ट करती हैं। अच्छा, ये जो कीमतों का डेटा कलेक्ट करती हैं, जो बास्केट बनाती हैं, वो लाइक गवर्नमेंट की डिफरेंट एजेंसीज़ होती हैं, जो मुख्तलिफ ज़राए को इस्तेमाल करके कीमतों का जो डेटा होता है ना, उसको कलेक्ट करती हैं। फिर वो एक बेस पीरियड के मुकाबले में एक बास्केट की एवरेज कीमत में तब्दीली कैलकुलेट करती हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि बास्केट के अंदर डिफरेंट चीज़ों को वो रख देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल चीनी, पत्ती, घी हो गया, आपके पास जूते हो गए, कपड़े हो गए, इस तरह लाइक जितनी भी डेली यूज़ की चीज़ें हैं, उन सबको लिखकर एक जगह पर रख लेते हैं, ठीक है? फिर उन सब का डेटा निकाल कर उसके अंदर लाइक लगाते जाते हैं, जिससे उनकी जो वो जितनी भी चीज़ें हैं ना, जिनको उन्होंने ट्रैक करना है, वो सारी उनके सामने आ जाती हैं और उनकी जो कीमतें होती हैं, वो भी सामने आ जाती हैं। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? अब सीपीआई की इम्पोर्टेंस क्या है? अब सीपीआई न्यूज़ हर टाइम पे आ जाती है, ठीक है? अब आपको ये पता चल गया कि इसके अंदर होता क्या है, अब इसकी इम्पोर्टेंस को हम जानते हैं। सीपीआई इन्फ्लेशन को मापने का एक अहम तरीका है। इन्फ्लेशन आपके इन्फ्लेशन के बारे में अगर आपको नहीं पता, तो आप ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसको लाज़मी देखें। इन्फ्लेशन को लाइक कैसे मापा जाता है? अब आप देखें, आपके मुल्क की करेंसी डाउन हो रही है या अप हो रही है, कैसे मापा जाता है? तो वो सीपीआई के थ्रू ही मापा जाता है। सीपीआई के अंदर आपको हर चीज़ की कीमत पता चलती है। आपको पता चलता है कि आपकी किसी भी चीज़ की कीमत डाउन हो रही है या ऊपर की तरफ जा रही है, आपकी करेंसी ऊपर जा रही है जा रही है या नीचे जा रही है। तो सीपीआई से ही बेसिकली आपको इन्फ्लेशन का भी आइडिया होता है। जो वक़्त के साथ कीमतों में जनरल इज़ाफ़ा, गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक सीपीआई डेटा का इस्तेमाल इंटरेस्ट रेट और इकोनॉमिक पॉलिसी को एडजस्ट करने के लिए करते हैं। ऑफ़ कोर्स जब उनके पास ये सारी नॉलेज होगी कि इनकी वैल्यूज़ क्या चल रही हैं और इस हिसाब से हमारी करेंसी की क्या इस टाइम पे वैल्यू चल रही है, उस हिसाब से वो अपने इंटरेस्ट रेट को ऊपर या नीचे करते हैं। इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी मैंने प्रॉपर एक वीडियो बना दी है, ठीक है? आप उसको एक बार जाकर देखें, आपको इंटरेस्ट रेट की हर एक-एक चीज़ पता चल जाएगी कि कैसे सेंट्रल बैंक जितने भी होते हैं वो प्राइवेट बैंक्स को कुछ इंटरेस्ट रेट पर कुछ लोन देते हैं और वो लोग आगे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पैसा मार्केट में आता है, मार्केट में पैसे का फ्लो बनता है और जो करेंसी होती है वो डाउन होती है, ठीक है? और कैसे फिर इंटरेस्ट रेट को कट करते हैं, वो मुकम्मल एक स्टोरी है, मुकम्मल एक डिबेट है, जो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो के अंदर कैद करके आपको बता दिया, आप उसको एक बार भी ज़रूर देख लें, ठीक है? सीपीआई लोगों को ये समझाने में मदद करता है कि इन्फ्लेशन उनके कॉस्ट ऑफ लिविंग को कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है, ठीक है? कुछ वेजेस और सोशल सिक्योरिटीज़ बेनिफिट सीपीआई की बेस पर एडजस्ट किए जाते हैं, ठीक है? ये लाइक वही चीज़ है कि डिफरेंट जो चीज़ें हैं ना, यूएस के अंदर जो चल रही हैं, ठीक है? वो सारी सीपीआई के बेस पे ही सब कुछ होता है, ठीक है? बिज़नेसेस सीपीआई डेटा का इस्तेमाल प्राइसिंग और बिज़नेसेस डिसीजन लेने के लिए करते हैं। लाइक ये जितने भी बिज़नेस करते हैं लोग, वो सीपीआई डेटा को पहले कलेक्ट करते हैं या लाइक सीपीआई डेटा उनको पता चलता है, उस हिसाब से ही वो आगे जो चीज़ें होती हैं ना, उनकी ड्रा डाउन करते हैं या लाइक उनकी ड्रॉप शिपिंग करते हैं, आगे उनको सेल परचेज़ करते हैं। सिंपल वर्ड में सीपीआई हमें बताता है कि वक़्त के साथ रोज़मर्रा की चीज़ें की कीमतें कितनी बढ़ या कम रही हैं, ठीक? कम हो रही हैं। अब लाइक वो जो बास्केट है, जब आप कंपैरिज़न करते हैं, आपको पता चल जाता है कि इस साल की जो बास्केट है या इस महीने की इसमें बेसिकली आपके पास जो सीपीआई डेटा होता है, वो मंथली बाय मंथली आता है, क्वार्टरली बाय क्वार्टरली आता है, ईयरली बाय ईयरली आता है, ठीक है? तो आप मंथली बाय मंथली सपोज़ आपके पास आ रहा है, तो वो बास्केट आपके पास अभी अगर मार्च चल रहा है ना, तो फ़ेब और मार्च का आपस आपस में आप कंपैरिज़न करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो कीमतें हैं, वो कितनी बढ़ रही हैं या कितनी कम हो रही हैं, ठीक है? इसी इसी से जो ऊपर लिखा हुआ है ना बिज़नेस, और वो सारे लोग इस चीज़ को ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं इन कीमतों को ट्रैक करके, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट हम जाते हैं। ये हमें ये समझाने में भी मदद करता है कि हमारी परचेज़िंग पावर कैसे बदल रही है और इसका इकोनॉमी पर कैसे इफ़ेक्ट पड़ रहा है। अगर पहले क्या था, अगर पहले ये था कि आपके पास ₹100 से आपको 10 चीज़ें मिल रही थी, लेकिन इस टाइम पे आपको ₹100 से 8 चीज़ें मिल रही हैं, तो इसका मतलब है कि आपको पता चल रहा है कि आपकी जो पावर थी ना कुछ लेने की, वो इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है। पहले 10 ले रहे थे, अब 8 ले रहे हैं। इन सेकंड वर्ड अगर अभी आप 12 ले रहे हैं, तो ये एक डिफरेंस आ रहा है जो आपको फ़ील हो रहा है, ठीक है? और यही आपकी इकोनॉमी के ऊपर इफ़ेक्ट डाल रहा है।
लेटेस्ट सीपीआई न्यूज़, हम लेटेस्ट सीपीआई न्यूज़ जो इस टाइम पे आई है, उसके बारे में जान लेते हैं। फ़ेब में जो आई है, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि फॉरेक्स फैक्ट्री एक वेबसाइट है जिसके अंदर आप जाकर जो भी न्यूज़ आनी होती है यूएस के अंदर या लाइक किसी भी कंट्री के अंदर, आप उसको जाकर एडवांस में देख सकते हैं। उसके बारे में पिछले मंथ में या पिछले ईयर में या पिछले क्वार्टर में या पिछले वीक में उसके बारे में जो भी एनालाइज़ किया गया था, जो भी डेटा आया था वो लिखा हुआ होता है और साथ ही साथ फ़ोरकास्ट डेटा उसके अंदर आपको मिल जाता है। फ़ोरकास्ट डेटा वो होता है कि जो एक्सपर्ट बुक प्रॉपर रिसर्च करते हैं, प्रॉपर रिसर्च करने के बाद वो अपनी एक वैल्यू बता देते हैं कि इस वीक में या इस मंथ में या इस क्वार्टर में या इस ईयर में ये जो न्यूज़ है इसका हमने पिछला मुकम्मल रिकॉर्ड चेक किया है, इस हिसाब से ये यहाँ से इस तरफ मूव कर सकता है, ठीक है? अब हम देख लेते हैं कि फ़ेब के अंदर सीपीआई डेटा क्या आया था। एक्चुअली मैं ये सारा यूएसडी का आपको बता रहा हूँ, ठीक है? यूनाइटेड स्टेट डॉलर का, क्योंकि आपको पता है वही किंग है इस टाइम पे मार्केट का, लोग उसको ज़्यादा ट्रेड करते हैं, तो मैं उसका ही बता रहा हूँ। आप इन चीज़ों को देख भी सकते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर जाकर। वीडियो क्लास में मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊँगा अभी। तो लास्ट सीपीआई न्यूज़ जो आई थी फ़ेब में, उसका सीपीआई डेटा क्या था? 0.4%, ठीक है? और फोरकास्ट डेटा, वो लोग जिन्होंने उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करके कहा था कि हमारे अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, ठीक है? तो पहले था 0.4, उन्होंने फोरकास्ट की थी 0.3%, ठीक है? और एक्चुअल डेटा क्या आया था? 0.5%। अब आप खुद देख सकते हैं कि कितनी बड़ी वायलेशन हुई है, कितना उन्होंने आपको मैनिपुलेट किया है, ठीक है? किस तरह उन्होंने आपको अलग टाइप पे या अलग साइड पे फँसाया और किस तरफ डेटा है। तो इसीलिए जस्ट इनके ऊपर रिलाय करना काफ़ी नहीं है। आपने अपनी रिसर्च करनी होती है। अगर आप अपनी रिसर्च नहीं करेंगे तो आप इनके अंदर फँस जाएँगे, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है जो लोग न्यूज़ को ट्रेड करते हैं, लाइक 6:30 पे अभी न्यूज़ है ना, 6:29 पे जाकर ट्रेड लगा देंगे, ठीक है? अब उनको पता चल रहा है कि लास्ट टाइम 0.4% था सीपीआई डेटा, इस पर 0.3% आया है, ठीक है? तो इसका मतलब है कि डॉलर जो है ना वो कमज़ोर हो रहा है, ठीक है? अब जो गोल्ड है वो उसका रेसिप्रोकल होता है या उसके ऑपोज़िट मूव करता है, तो इसका मतलब है कि जो गोल्ड है ना वो इसका ऑपोज़िट बाय की तरफ मूव देगा, वो बाय में एंट्री लेकर बैठ जाते हैं और एक्चुअल डेटा आता है 0.5%, ठीक है? इसका मतलब है कि डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ है और जो गोल्ड है वो नीचे की तरफ गया है और उनकी ऐसा लंटिंग हो जाती है और माशाल्लाह से न्यूज़ के अंदर आपको ऐसा लंटिंग का पता तो है कि न्यूज़ ऐसे नहीं है कि अगर आपने ये -203 है ना, -203 से अगर आपने एक ट्रेड ली हुई है, ठीक है? बाय की, किसकी बाय की? -201 पर आपने एसएल रखा हुआ है, -210 210 पे आपने टीपी रखा हुआ है। तो टीपी तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ऊपर की तरफ मार्केट जाती है तो हिट हो जाएगा। लेकिन अगर -203 से -201 नहीं बल्कि मार्केट डाउन वाली साइड पर विक लगाती है, 216 पर लगाती है, ठीक है? या लाइक जितना भी नीचे लगाती है, ठीक है? जितना भी नीचे मार्केट विक लगाएगी, वो पहली विक की जो लो होगा ना, वहाँ पर आपका ऑटोमैटिकली एसएल जो होगा वो शिफ्ट हो जाएगा और आपकी जो अकाउंट है उसमें से उतने यूएसडी कट जाएँगे, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल 203 से 201 का लगाया था, मतलब $2 का आपने लॉस लगाया था, लेकिन 201 की जगह 195 पर चला गया, ठीक है? तो इसका मतलब है कि 80 पिप्स आपके अगेंस्ट क्या है, ठीक है? वो जो पहली विक लगी है, तो आपका -2 यूएसडी नहीं होगा बल्कि -8 यूएसडी के साथ आपका जो एसएल होगा वो हिट होगा। तो ये मसला होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि न्यूज़ को ट्रेड किया नहीं जाता। मैं आपको एक प्रॉपर वे बताऊँगा आखिर में जिस तरह न्यूज़ को ट्रेड किया जाता है, लेकिन लोग इसको ऐसे ट्रेड करते हैं और ये बिल्कुल गलत है, ठीक है? तो अब आप ये देख सकते हैं त कि एक्चुअल डेटा जो आपके पास आया था 0.5 था, लेकिन फ़ोरकास्ट ने जो कहा था वो 0.3% था। अभी मार्च में जब ये सीपीआई डेटा आना है, ठीक है? 0.5% हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है? एक्चुअल डेटा जो लास्ट मंथ में हमारे पास आया था और फ़ोरकास्ट की अभी भी प्रिडिक्शन है 0.3% आ सकता है। अब अगर आप देखें तो 0.3% के हिसाब से आपने स्टिल पहले की तरह इसको ट्रेड करना है। अगर 0.3 आता है या इससे कम आता है फिर तो ठीक है। लेकिन अगेन अगर 0.5 परसेंट की तरह 0.6 आ जाता है, 0.7 आ जाता है, तो अगेन आपकी एसेल हंटिंग होगी और ठीक-ठाक आप इसके अंदर लॉस करेंगे। तो इस लॉस से कैसे बचना है वो भी आपको बताऊँगा और ये जस्ट एक एग्ज़ाम्पल थी जिसकी बिहाफ़ पे मैंने बताया, आपको समझाने की कोशिश की है। बाकी न्यूज़ को कैसे ट्रेड किया जाता है, ये मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह आप जानते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि कौन लोग कितना मैनिपुलेशन के अंदर
घुसे हुए हैं और कौन किस तरह काम करता है। बट ये लाइक आपको जस्ट समझाने की कोशिश की है ताकि आपको ये चीज़ समझ आ जाए। नेक्स्ट हम चलते हैं, सीपीआई हमारे पास डिफरेंट होती है, मंथली होती है, क्वार्टरली होती है, ईयरली होती है। मंथली जो हर मंथ के बाद आ जाती है, क्वार्टरली डेटा कलेक्ट होता है जो हर 4 मंथ के बाद आता है, ईयरली साल के बाद आता है। सीपीआई हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हम इन्फ्लेशन को समझ सकते हैं, अपनी फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं। सीपीआई न्यूज़ जनरली मंथली आती है, हर मंथ पिछले मंथ का डेटा रिलीज होता है। उसमें ये ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक रिलीज करता है। अच्छा, अमेरिका के अंदर जो डिफरेंट न्यूज़ेस हैं या डिफरेंट डेटे हैं ना जो रिलीज होते हैं, वो मैक्सिमम बीएलएस, ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक, ये रिलीज करता है। मैं आपको इसके बारे में आने वाले टाइम पे या आखिर में प्रॉपरली डिटेल से बताऊंगा कि ये है क्या और क्यों इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और यूएसडी के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं उन सब के बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन जस्ट आपने इसको याद रखना है कि ये डेटा रिलीज कौन करता है, बीएलएस, ठीक है। रिलीज टाइम क्या होता है, 8:30 जो कि अमेरिका का टाइम होता है, ठीक है। और हमारे पास इस टाइम गर्मियों में 5:30 और सर्दियों में 6:30 होता है। आप बीएलएस वेबसाइट पर जाकर रिलीज कैलेंडर देख सकते हैं। आप ये जो फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर डेटा देखते हैं ना, यही डेटा आप बीएलएस की वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं। बेसिकली हर मंथ सीपीआई न्यूज़ आती है, लाइक डिफरेंट होती है, मंथली बेस होती है, क्वार्टरली बेस होती है, ईयरली बेस होती है। तो ये तमाम था सीपीआई न्यूज़ के बारे में। आई होप सो आपको इसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कौन सी न्यूज़, कोर सीपीआई। सीपीआई का तो आपने पढ़ा है, कोर सीपीआई। कोर सीपीआई और सीपीआई सेम ही है, लेकिन जस्ट ये है कि कोर सीपीआई के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो कि ऐड की गई हैं, जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सीपीआई के अंदर नहीं आती, वो कोर सीपीआई के अंदर आ जाती हैं। कोर सीपीआई एक ऐसा इंडिकेटर है जो सीपीआई से खाने-पीने की चीज़ें और एनर्जी की कीमतों को निकाल देता है। अब फॉर एग्जांपल सीपीआई के अंदर तमाम जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, वो सारी आ जाती हैं। लाइक अभी हम ये मानकर चलते हैं, ठीक है। क्या होता है? होता ये है कि सीपीआई डेटा के अंदर आपके पास ये एक पूरा बॉक्स है, वो पूरी जो बास्केट थी ना, ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें थी, वो सारी आ जाती हैं। अब कोर सीपीआई क्या होता है? कोर सीपीआई उसमें से एक इतना सा टुकड़ा निकाल लेता है और ये जो चीज़ें होती हैं, ये आपको सीपीआई में नहीं बल्कि कोर सीपीआई के अंदर मिल जाती हैं, इनका डेटा मुकम्मल तौर पर। इसी तरह कोर सीपीआई एक ऐसा इंडिकेटर है जो सीपीआई से खाने-पीने की चीज़ें और एनर्जी की कीमतों को निकाल देता है, ठीक है। अब सीपीआई के अंदर सारा डेटा होता है, लेकिन उसके अंदर से कोर सीपीआई जो होता है वो खाने-पीने की चीज़ें और एनर्जी की कीमतों को निकाल देता है। आसान अल्फाज में ये इन्फ्लेशन को मेज़र करता है, लेकिन वोलेटाइल आइटम को एक्सक्लूड करके इससे हमें इकोनॉमी के अंडरलाइंग इन्फ्लेशन प्रेशर का पता चलता है, ठीक है। तो इसके अंदर काम सारा वही होता है जो सीपीआई के अंदर होता है, लेकिन इसके अंदर जस्ट इतना है कि इसके अंदर कुछ चीज़ें अलग हो जाती हैं, ठीक है, जिनके अंदर ये प्रॉपर्ली काम करती है और बाकी जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सारी सीपीआई के अंदर आ जाती हैं, सीपीआई डाटा के अंदर, ठीक है। इसमें ये क्या-क्या निकालता है, एक खाने-पीने की चीज़ें और एनर्जी की कीमत वाली। कोर सीपीआई क्यों इम्पोर्टेंट है? खाने-पीने की चीज़ें और एनर्जी की कीमतें अक्सर फ्लक्चुएट करती हैं, जिससे सीपीआई में टेम्परेरी चेंजेस आ सकती हैं। अच्छा, सीपीआई के अंदर कुछ ऐसे मखसूस डेटा होते हैं ना जो कि थोड़ा प्रॉपर काम करते हैं, लेकिन कोर सीपीआई के अंदर कुछ ऐसे लाइक चीज़ें होती हैं जो वो उधर से निकाल देता है जिनके अंदर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको ऐसे जान सकते हैं कि कोई भी एक करेंसी है या कोई भी एक पेयर है, ठीक है, जो कि नॉर्मली काम करता है, ठीक है, उसके अंदर ज़्यादा फ्लक्चुएशन आपको नज़र नहीं आती। लाइक उसके अंदर ज़्यादा अप्स एंड डाउन नज़र नहीं आती। लाइक आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक चीज़ है जिसकी आज कीमत ₹100 है, कल उसकी कीमत 120 है, परसों उसकी कीमत ₹60 है, उससे अगले दिन उसकी कीमत ₹220, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ रही है। इसके मुकाबले में आपके पास एक और चीज़ है जिसकी आज कीमत 100 है, कल उसकी कीमत 100.75 हो जाएगी, फिर 100.25 हो जाएगी, फिर 100.1 हो जाएगी, लाइक इस तरह ऊपर-नीचे हो रही है। लेकिन दूसरी के अंदर अगर आप देखें तो फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो रही है। तो फ्लक्चुएशन वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जितना भी मटेरियल होता है वो कोर सीपीआई के अंदर आ जाता है। खाने-पीने की चीज़ें और एनर्जी की कीमतें अक्सर फ्लक्चुएट करती हैं, जिससे सीपीआई में टेम्परेरी चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। तो अब लाइक आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि एक चीज़ है जो कि नॉर्मल इस तरह 100.75, 100.25, 100.50, 101, 101.15 इस तरह काम कर रही है। दूसरी चीज़ है जो 100, 105, 115, 95, 60, 65,
150 इस तरह काम कर रही है। तो इसकी एवरेज और जो पहले वाली एवरेज है उनमें काफ़ी डिफरेंस है, ठीक है? तो इसलिए ये उसकी जो एवरेज होती है उसको अफ़ेक्ट करता है, इसलिए इसको अलहदा कर दिया जाता है और इसको कोर सीपीआई के अंदर देखा जाता है या कोर सीपीआई के अंदर पढ़ा जाता है। कोर सीपीआई इन टेम्परेरी चेंजेस को इग्नोर करता है और हमें लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन ट्रेंड दिखाता है। सेंट्रल बैंक और पॉलिसी मेकर्स सेंट्रल बैंक्स हो गए या पॉलिसी मेकर्स ऐसे लोग जो पॉलिसीज बनाते हैं, कोर सीपीआई को इन्फ्लेशन के ट्रेंड को समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? ये भी लाइक इसको भी आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये भी इन्फ्लेशन के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है? अच्छा, लेटेस्ट जो भी कोर सीपीआई की न्यूज़ आई है उसके बारे में हम देख लेते हैं। अब मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर वेबसाइट के अंदर एक कैलेंडर होता है, उसके अंदर आप जाकर तमाम न्यूज़ेज़ का टाइम, तमाम न्यूज़ेज़ के नेम, उन तमाम न्यूज़ेज़ में होता क्या है, वो सारा कुछ देख सकते हैं। उसके अंदर आपको एक डेटा मिल जाता है जो कि एक्चुअल डेटा होता है और उसके अंदर सबसे पहले तो आपको एक डेटा मिल जाता है जो प्रीवियस मंथ या प्रीवियस वीक या प्रीवियस क्वार्टर या प्रीवियस ईयरली का होता है। उसके बाद फ़ोरकास्ट फ़ोरकास्ट कौन-सा होता है, वो डेटा होता है जो लोगों की प्रिडिक्शन होती है। उसके बाद एक्चुअल एक्चुअल वो डेटा होता है जो उस टाइम पे निकल कर आता है, ठीक है? तो प्रीवियस इसका जो डेटा था वो था 0.2%, फ़ोरकास्ट ने किया हुआ था 0.3%, लेकिन एक्चुअल में डेटा निकल कर आया है 0.4%, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये समझिए कि प्रीवियस 0.2 था, फ़ोरकास्ट 0.3, मतलब कि वो कह रहे थे कि डॉलर इसमें स्टेबल हो सकता है, ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन डॉलर स्टेबल हुआ और उनकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा स्टेबल हुआ, ठीक है? तो ये आपको कभी-कभी फ़ायदा भी देती है और कभी-कभी नुकसान भी देती है। आई होप सो कोर सीपीआई के बारे में आपको मुकम्मल तौर पर पता चल चुका होगा। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर जाते हैं जिसको कहा जाता है जीडीपी, ठीक है? जीडीपी के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। ग्रो अ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, इसके अंदर बेसिकली कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि जिनकी प्रोडक्शन होती है किसी भी कंट्री के अंदर, जो उसके ऊपर या उसकी इकोनॉमी में एक अहम रोल अदा करते हैं। जीडीपी क्या है? जीडीपी एक ऐसा इंडिकेटर है जो बताता है एक कंट्री में एक साल में कितना इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ है। आसान अल्फाज में ये किसी मुल्क के टोटल इकोनॉमिक आउटपुट को मेजर करता है। इसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों की टोटल वैल्यू शामिल होती है। अच्छा, जीडीपी क्या होता है? फॉर एग्जांपल कोई भी कंट्री है, जैसे हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर जितनी भी चीज़ों की प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है, जिनको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर के कंट्रीज़ को दे रहे हैं, ठीक है, और वो जितना हमें प्रॉफ़िट आ रहा है ना, वो सारा हमारे जीडीपी के अंदर ऐड हो रहा है, या उस सब को हम जीडीपी कहते हैं। जीडीपी एक ऐसा इंडिकेटर है जो बताता है एक कंट्री में 1 साल में, और ये पूरी 1 साल की कैलकुलेशन होती है, 1 साल में कितना इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ है। आसान अल्फाज में ये किसी मुल्क के टोटल इकोनॉमिक आउटपुट को मेज़र करता है। लाइक आपने जितनी भी चीज़ें बाहर भेजी है ना, जो भी चीज़ें एक्सपोर्ट की हैं, उसके बदले में बाहर से डॉलर आए हैं आपके पास, तो ये उस चीज़ को कैलकुलेट करता है। जीडीपी कैसे कैलकुलेट होता है, अभी हम एक्चुअली जानते हैं, ठीक है? इन लॉजिक फॉर्म, जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए गवर्नमेंट 3 मेन चीज़ों को देखती है, ठीक है? सबसे पहले कंज़म्पशन, खर्च क्या हो रहा है, ठीक है? ऑफ़ कोर्स अब प्रोडक्शन जिस चीज़ की भी होगी ना, उसके ऊपर कुछ ना कुछ खर्च हो रहा होगा, ऑयल वगैरह हो गई, गैस वगैरह हो गई। इन्वेस्टमेंट, आपकी इन्वेस्टमेंट क्या लग रही है, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट क्या स्पेंड कर रही है, क्या खर्च कर रही है। एक और चीज़ जो देखी जाती है वो है नेट एक्सपोर्ट। ये मेन चीज़ है नेट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो आपके कंट्री के अंदर तैयार हो रही हैं और आप बाहर की तरफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनको नेट एक्सपोर्ट कहा जाता है, यानी एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। इन सब को मिलाकर जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है। ये जितनी भी चीज़ें बताई हैं ना, कंज़म्पशन हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गई, गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो गई, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो गई, इन सब को कलेक्ट करके जीडीपी बताया जाता है। अगर आपने ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट की हैं, इसका मतलब है कि आपका जीडीपी ज़्यादा है, और अगर कम की है तो इसका मतलब है कि आपका जो जीडीपी है वो कम है। अब बात करते हैं लेटेस्ट जीडीपी न्यूज़ की। पिछले क्वार्टर का जो जीडीपी ग्रोथ रेट था ना, यूएस की बात कर रहा हूँ, प्रीवियस डेटा जो था, लाइक जैसे मैंने आपको बताया, फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर आप जाकर डेटा देख सकते हैं। हम आखिर में इसको देखने की कोशिश भी करेंगे। प्रीवियस डेटा जो था वो आपके पास था 2.8%, लेकिन जो फोरकास्ट डेटा था ना, जो लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे प्रॉपर एनालिसिस के बाद, वो भी 2.8% ही प्रिडिक्ट कर रहे थे। लेकिन एक्चुअल डेटा हमारे पास क्या आता है? एक्चुअल डेटा हमारे पास आता है 3.1, ठीक है? अगर आप इसको देखें ना, तो इस कंट्री या इस करेंसी पर कोई इफ़ेक्ट नहीं था पड़ना, लेकिन एक्चुअल डेटा ये आया, ठीक है? तो इसलिए आपकी प्रॉपर रिसर्च ज़रूरी है ताकि आप एक्चुअल डेटा को ट्रेड कर सकें, आपको एक्चुअल डेटा पता चल सके कि एक्चुअल डेटा क्या आना है, ठीक है?
और आप ये जितने ट्रैप्स होते हैं ना इन सब से बच सकें। ठीक है। गवर्नमेंट इस ग्रोथ को बढ़ाने के लिए एक्शन गवर्नमेंट इज टेकिंग समथिंग इन देयर मीटिंग्स। ठीक है। अच्छा, जो एफओएमसी के अंदर आपके पास सेंट्रल बैंक्स की मीटिंग होती है ना, उसके अंदर इन्हीं चीज के डिसीजंस होते हैं कि आपकी जीडीपी क्या है और आप और आप किस तरह इस चीज को ज्यादा स्टेबल कर सकते हो। ठीक है। हम इसके बारे में डिटेल से जानेंगे लास्ट में। ठीक है। जब हम तमाम न्यूज़ को इकट्ठा करेंगे, मैं आपको प्रॉपर्ली बताऊंगा कौन सी न्यूज़ अच्छी होती है। ठीक है। किसको आपको ट्रेड करना चाहिए और उससे पहले आपको उसके बारे में क्या पता होना चाहिए, आप कहाँ से सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है आपके पास पीपीआई न्यूज़। ठीक है। पीपीआई न्यूज़, अब सीपीआई थी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, पीपीआई है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। ठीक है। अब आपको डिफरेंस समझ आ रहा होगा कि क्या है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर मतलब खर्च होना, प्रोड्यूसर मतलब आना, पैदा होना। पीपीआई एक ऐसा इंडिकेटर है जो बताता है कि प्रोड्यूसर को गुड्स और सर्विसेज की कीमत में कितना इजाफा या कमी हुई है। ठीक है। लाइक इनमें जस्ट इतना डिफरेंस है, वहां खर्च हो रही है और यहाँ पैदा हो रही है। आसान अल्फाज में ये इन्फ्लेशन के प्रोड्यूसर के लेवल पर मेजर करता है। इसमें रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स और सर्विसेज की कीमतों को ट्रैक किया जाता है। ठीक है। यहाँ भी कीमतों को ट्रैक किया जाता है, लेकिन कौन सी कीमतों को ट्रैक किया जाता है वो आई होप सो आपको पता चल चुका होगा। फिनिश गुड्स, सर्विसेज कीम और की कीमतों को ट्रैक किया जाता है। पीपीआई कैसे कैलकुलेट होता है? ठीक है। अब जीडी सीपीआई कैसे कैलकुलेट होता था? बास्केट के थ्रू। ठीक है। और कौन कैलकुलेट करता था? एक प्रॉपर इदारा था जिसको बीएलएस कहा जाता है। ठीक है। ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक। पीपीआई कैसे कैलकुलेट होता है? पीपीआई कैलकुलेट करने के लिए गवर्नमेंट एक बास्केट बनाती है जिसमें प्रोड्यूसर इस्तेमाल होने वाली चीजें और सर्विसेज की कीमत को ट्रैक किया जाता है। सेम वही प्रोसेस है, उसी तरह होता है, लेकिन वो सीपीआई था और ये पीपीआई है। फिर करंट कीमतों को पिछली पीरियड की कीमतों से कंपेयर किया जाता है। ठीक है। और इस तरह हमें अपनी इन्फ्लेशन रेट का भी पता चलता है। लाइक सेम वही है जो सीपीआई है, लेकिन इसके अंदर जस्ट डिफरेंट इतना है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। आई होप सो आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह होता है। ठीक है। आगे हम इसके बाद जो इसकी आती है न्यूज़ आती है उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है। लास्ट जो न्यूज़ आई थी हमारे पास क्या थी? एक्चुअल 0.4 था, प्रीवियस 0.5 था और फोरकास्ट 0.3% आए। लाइक एक्चुअल क्या था पहले, सॉरी प्रीवियस क्या था 0.5%, फोरकास्ट लोग क्या कर रहे थे 0.3%। अब यहाँ पर आपको फिर पता चलेगा कि 0.5% 0.3% मतलब काफी ज्यादा नेगेटिव शो कर रहे थे, लेकिन आया 0.4%। तो यहाँ भी ठीक ठाक लोग मैनिपुलेट हुई हैं। ठीक है। और ठीक-ठाक लोगों ने ऐसे लैंडिंग करवाई है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी, ये तो लाइक आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्टिल एक बड़ी न्यूज़ है। ठीक है। बड़ी न्यूज़ के अंदर इसको कंसिडर किया जाता है, तो इसको भी मैंने अपने टॉपिक के अंदर शामिल किया। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि वो लोग जो काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा। आसान अल्फाज में वो लोग जो एक्टिव तरीके से जॉब ढूँढ रहे हैं, लेकिन उन्हें काम ही नहीं मिल रहा। ठीक है। लाइक बेरोज़गार लोग, ऐसे लोग जो कि काम ढूँढना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको काम मिलता ही नहीं है, तो वो सारे अनएम्प्लॉयमेंट में आ जाते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स की अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है। ठीक है। जैसा कि फ्रिक्शनल, स्ट्रक्चरल, साइक्लिकल, लाइक ये अपने उनके नेम्स है, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। ठीक है। यूएस की वो इस तरह इन चीज़ों को पहचानते हैं। हमें तो पता है कि क्या होती है बेरोज़गारी। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है? अच्छा, ये ज़रूरी क्यों है? इसके बारे में जानना क्यों ज़रूरी है? ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ इंडिविजुअल के लिए नहीं, ये लाइक जस्ट मेरे लिए, आपके लिए नहीं, बल्कि पूरी इकोनॉमी के लिए एक प्रॉब्लम होती है। अब इस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर कोई जॉब्स का अच्छा सिलसिला नहीं चल रहा ना, तो ये हमारी जितनी भी लाइक कंट्री है उन सब के लिए ही मसला बना हुआ है। ठीक है। अब इससे होता है क्या है, फॉर एग्जांपल अगर आपको जॉब्स मिल रही हैं, मतलब फैक्ट्रीज बनी हुई हैं, उनके अंदर काम हो रहा है, जॉब्स मिल रही हैं, प्रोडक्शन हो रही है, आप चीज़ों को एक्सपोर्ट करेंगे, आपके मुल्क में डॉलर आएँगे, आपकी करेंसी स्टेबल होगी। अगर आपके पास नौकरी नहीं है, आपकी जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं वो काम नहीं कर रही, मतलब प्रोडक्शन हो नहीं रही, एक्सपोर्ट हो नहीं रही, बल्कि इम्पोर्ट हो रही है, बाहर से चीज़ें आ रही हैं, और आपके कंट्री के अंदर जो डॉलर पड़े हुए हैं वो बाहर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। तो आपकी जो करेंसी है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली डाउन होगी। आपको पता है कि डॉलर की क्या हिस्ट्री है। ठीक है। वो मैंने
प्रॉपर्ली डिटेल से बिल्कुल बनाई हुई है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इस फंडामेंटल सीरीज़ के पार्ट 1 के अंदर आपको मिल जाएगी। आपको वैसे भी पता है या ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, चाहे फॉरेक्स करते हैं या नहीं, लेकिन ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ़ इंडिविजुअल के लिए नहीं बल्कि पूरी इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम है। इससे इकोनॉमी की जो ग्रोथ होती है वो स्लो हो जाती है, मैंने आपको बता दिया कैसे स्लो होती है। सोशल प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं और गवर्नमेंट पर भी प्रेशर बढ़ता है। ऑफ कोर्स अब नौकरी नहीं होगी, इसका मतलब है फैक्ट्रीज़ नहीं है, इसका मतलब है प्रोडक्शन नहीं हो रही, इसका मतलब है कि आप कोई चीज़ एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, तो आपकी करेंसी और सब कुछ ऑटोमैटिकली डिवैल्यूड होना स्टार्ट हो जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक इंडिकेटर है जो इकोनॉमी की हेल्थ बताता है, ठीक है? लेटेस्ट जो इसकी न्यूज़ आई है उसके बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है? प्रीवियस हमारे पास डेटा था 242 के, ठीक है? 242,000। फोरकास्ट जो कि प्रिडिक्ट कर रहे थे वो कर रहे थे 234,000। इसका मतलब है कि पहले हमारे पास 242,000 नौकरियां थी और फोरकास्ट कह रहे थे कि अब आपके पास नौकरियां इस मंथ में कम हो गई हैं, 242 से 234,000 पे हो गई हैं। इसका मतलब है कि किसी भी कंट्री के अंदर जो नौकरियां हैं वो कम हो गई हैं। नौकरियाँ कम होने का मतलब क्या? नौकरियाँ कम होने का मतलब है कि वहाँ जो बेरोज़गारी है वो बढ़ गई है। इसका मतलब है वहाँ फैक्ट्रीज़ कम हो गई हैं। इसका मतलब है कि वहाँ प्रोडक्शन कम होगी। इसका मतलब है कि वहाँ एक्सपोर्ट कम होगी। इसका मतलब है कि वो जो करेंसी है ना, ठीक है? उसकी जो करेंसी है वो डीवैल्यूड होगी, ठीक है? तो जो डॉलर है वो नीचे की तरफ जा सकता है, ठीक है? अब इसके बिहाफ़ पे आप गोल्ड या डिफरेंट चीज़ों को अप की साइड पे ट्रेड कर सकते हैं। फ़ोरकास्ट हमारे पास क्या थी, ठीक है? फ़ोरकास्ट को हम देख लेते हैं। प्रीवियस हमारे पास 242 था, ठीक है? 242 था प्रीवियस हमारे पास और फ़ोरकास्ट हमारे पास कह रहे थे 234 बट आया क्या 221 लाइक कम नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा कम आया, ठीक है? जिसकी वज़ह से जो डॉलर है उसके ऊपर ठीक-ठाक इफ़ेक्ट पड़ा और लोगों ने ठीक-ठाक पैसे बनाए, कुछ लोगों ने और कुछ लोगों ने ऐसे लैंडिंग करवाई। इट डिपेंड अपॉन कि उन्होंने किस तरह ट्रेड किया। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट क्या है? एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि वो लोग जो काम कर रहे हैं और इनकम अर्न कर रहे हैं, आसान अल्फाज में ये वो लोग हैं जो एक्टिव तरीके से काम कर रहे हैं और उन्हें काम मिल रहा है। इसमें डिफरेंट टाइप्स की एम्प्लॉयमेंट आ जाती है जैसा कि फुल टाइम, पार्ट टाइम, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है? इस चीज़ का आंसर तो आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन स्टिल ये इस वीडियो का एक हिस्सा है। एम्प्लॉयमेंट सिर्फ इंडिविजुअल के लिए नहीं बल्कि पूरी इकोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है? इसकी इम्पोर्टेंस है पूरी इकोनॉमी के लिए, जो ऑलरेडी भी मैं आपको बता चुका हूँ। इससे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है, लोगों की इनकम बढ़ती है और गवर्नमेंट को भी टैक्स रेवेन्यू मिलता है। एम्प्लॉयमेंट रेट एक इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है जो इकोनॉमी की हेल्थ को बताता है, ठीक है? इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दी। आगे आ जाते हैं जॉल्ट्स जॉब ओपनिंग जो कि यूएस की काफ़ी फेमस न्यूज़ है, ठीक है? बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है इसके ऊपर। जॉल्ट्स जॉब जॉब ओपनिंग है क्या? जॉल्ट्स का मतलब क्या है? जॉब ओपनिंग एंड लेबर टर्नओवर सर्वे, ठीक है? इसकी फुल फॉर्म क्या है? जॉब्स ओपनिंग एंड लेबर टर्नओवर सर्वे। ये सर्वे हमें बताता है कि एम्प्लॉयर्स कितनी जॉब्स ऑफर कर रहे हैं। आसान अल्फाज में ये जॉब्स की डिमांड को मेजर करता है। इसमें जॉब्स ओपनिंग, हायर्स और क्विट्स जैसे डेटा शामिल होते हैं। जॉब्स क्यों इंपॉर्टेंट है? जोल्स डेटा हमें लेबर मार्केट की हेल्थ बताता है। ऑफ कोर्स जोल्स के अंदर आपको लाइक जितनी भी जॉब्स हैं उनके बारे में पता चलता है, लाइक जितनी ओपन होती हैं सारा कुछ। तो ये हमें लेबर मार्केट की हेल्थ बताता है कि जो इस बार हेल्थ है उसके अंदर क्या अपडेट आई है, ठीक है? अगर जॉब ओपनिंग ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि एम्प्लॉयर्स कॉन्फिडेंट हैं और इकोनॉमी स्ट्रांग है। लाइक ये वही है जो आगे मैं आपको बता चुका हूँ कि जॉब ज़्यादा होंगी, उसकी वजह से आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी, डॉलर बाहर से ज़्यादा आएँगे, आपकी करेंसी वैल्यू जो आगे होगी ना वो स्टेबल होगी, ठीक है? और अगर अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो वो अनस्टेबल होगी। तो ये तमाम न्यूज़ेज़ थी जिनके बारे में हमने जाना है। हम लास्ट देख लेते हैं कि जो भी न्यूज़ आई है जॉल्ट्स जॉब ओपनिंग की, ठीक है? तो प्रीवियस डेटा था 8.16 मिलियन, 8.16 मिलियन नौकरियाँ थी। फोरकास्ट कह रहे थे कि नौकरियां कम हो रही हैं 8.01 मिलियन, लेकिन कम हुई हैं और उससे भी ज़्यादा कम हुई है 7.60 मिलियन रह गई हैं, ठीक है? लाइक 7.60 मिलियन से ऊपर लाइक 8.16 माइनस 7.60 मिलियन, तो इतनी नौकरियां कम हो गई हैं, ठीक है? ये तकरीबन 0.66 बिलियन बनता है। ये आपके पास नौकरियां जो हैं वो कम हो गई हैं और ये ठीक-ठाक इफ़ेक्ट पड़ता है और इसकी वजह से डॉलर ठीक-ठाक गिरा होगा और
इसके रेसिप्रोकल जो जितने भी करेंसीज हैं पेयर या गोल्ड सिल्वर हो गए ना, तो वो ठीक ठाक ऊपर आए होंगे। तो ये कुछ न्यूज़ेस थी जिनके बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई और न्यूज़ है तो आप कमेंट सेक्शन में वो बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी प्रॉपर्ली वीडियो बना लूंगा, ठीक है, ताकि उसकी भी आपको सारी चीजें समझ आ जाए। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, BLS क्या होता है। BLS काफी इंपॉर्टेंट है। जैसा जैसा कि अमेरिका के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ठीक है, आपको पता होगा, फेड सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, फेड, फेडरल रिजर्व बैंक, ठीक है, जो अमेरिका के सेंट्रल बैंक है ना, उसको फेड कहा जाता है, फेडरल रिजर्व बैंक, ठीक है, या सेंट्रल बैंक जो है उसको ये कहा जाता है, ठीक है। अब फेड जितनी भी मीटिंग्स करता है या जो कुछ भी करता है ना, ठीक है, उसके अंदर वो जो डेटा कलेक्ट करते हैं ना लोग और उसको प्रोवाइड करते हैं, जिसकी बेस पे वो इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे करता है, इन्फ्लेशन ऊपर नीचे करता है, वो जितना कुछ भी करते हैं ना, वो सारे BLS, ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। आपको मैं फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर भी ये चीज दिखाऊंगा, जो कुछ भी करते हैं ना उनको डेटा कौन देता है, ये BLS वाले, ये सारे करते हैं प्रॉपरली और इनको डेटा देते हैं, ठीक है, फेड को, ठीक है। पोवल का आपने नाम सुना होगा, ठीक है, लाइक जो कि चेयरमैन है फेड का, जो कि मीटिंग करते हैं। आज भी 10:30 के टाइम पे 30 मिनट पर उसकी मीटिंग थी, ठीक है। अच्छा, BLS को अब हम मजीद जानते हैं। BLS ब्यूरो ऑफ लेबर स्टेटिस्टिक्स, आपको जितनी भी ये चीजें हैं ना, ये सबसे पहले और सबसे अच्छे और सबसे एक्यूरेट तरीके से कहाँ मिलेगी, BLS ब्यूरो ऑफ लेबर स्टेटिस्टिक्स, ठीक है, वहां मिलनी है, ठीक है। अच्छा, ये एक यूएस की जो गवर्नमेंट है उसकी एजेंसी है। BLS है क्या, BLS यूएस गवर्नमेंट की एक एजेंसी है, ठीक है। ये यूएस लेबर ऑफ डिपार्टमेंट का एक पार्ट है। यूएस के अंदर जो डिपार्टमेंट है ना लेबर का, ये उसका एक पार्ट है, ये एक प्रॉपर एजेंसी है। इसका बुनियादी काम, इसका काम क्या है, इसका बुनियादी काम है लेबर मार्केट जितनी भी है उसका डेटा कलेक्ट करना, एनालाइज करना और उसको पब्लिश करना, ठीक है। इसका क्या काम है, जितनी भी लेबर मार्केट है यूएस के अंदर, उसका डेटा कलेक्ट करे, एनालाइज करे और उसको पब्लिश करे, जिसमें शामिल है आपके पास डिफरेंट आ जाती हैं, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट फिगर, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, CPI, कोर CPI, PPI, GDP, इन्फ्लेशन, प्रोडक्टिविटी, लाइक ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये सारी ये BLS जो हमारे पास एक एजेंसी है ना यूएस की, वो ही सारी करता है, ठीक है। BLS बेसिकली इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जो बिजनेसेस, पॉलिसी मेकर्स और इंडिविजुअल्स को डिसीजन लेने में हेल्प करता है। ऑफ कोर्स अब किसी भी कंट्री के सेंट्रल बैंक ने अगर करना है ना कोई भी डिसीजन, ठीक है, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट को लेकर, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा जरूरी है। मैं इस वीडियो के अंदर भी काफी बार उनके बारे में बोल चुका हूँ, काफी ज्यादा जरूरी है वो। आप उनके बारे में एक बार जरूर पढ़ें, एक बार जरूर जाने, मैंने उनकी प्रॉपर वीडियो बना दी है, ठीक है, आप उनको एक बार जरूर देखें। अगर आपको इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन की समझ आ गई ना, तो सारी फंडामेंटल, लाइक हाफ से ज्यादा फंडामेंटल आपको उधर ही समझ आ जानी है, ठीक है। क्योंकि वही चीज है, वही असल है जिसकी वजह से मार्केट के अंदर जो वैल्यू है ना वो ऊपर नीचे होती है चीजों की। तो लाइक उनके अंदर जितने भी डिसीजंस करने होते हैं, ठीक है, उनके लिए उनको एक प्रॉपर डेटा चाहिए होता है इन सब चीजों का, और ये जो डेटा होता है ना, ठीक है, ये जो बिजनेसेस होते हैं या पॉलिसी मेकर्स होते हैं ना, वो इनको कौन प्रोवाइड करता है, BLS प्रोवाइड करता है, ठीक है। CPI इकोनॉमिक न्यूज़ हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट नंबर हो गए, ठीक है, इनके बारे में जितनी भी न्यू रिलीजेस होती हैं या न्यू डेटे होते हैं ना, ये सारे कौन रिलीज करता है, ये सारे BLS रिलीज करता है। आई होप सो आपको इस वीडियो के अंदर काफी फायदा मिला होगा, ठीक है। मैंने आपके सामने डिफरेंट ऐसी न्यूज रख दी हैं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, जिनके ऊपर मार्केट काम करती है, जिनकी वजह से मार्केट मूव करती है, ठीक है। इनको हम एक बार कंबाइन करके देख लेते हैं और हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो और भी अच्छी हो जाएगी। मैं आपको उसके अंदर बताऊंगा कि इसके अंदर मेन है क्या, कंक्लूजन क्या है, इस पूरी फंडामेंटल सीरीज का कम्बिनेशन हम बनाएंगे तमाम बड़ी न्यूज़ का, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सेंट्रल बैंक, ठीक है। सेंट्रल बैंक के ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देख सकते हैं, आपको सेंट्रल बैंक की A to Z सब कुछ पता चल जाएगा। सेंट्रल बैंक क्या होता है, प्राइवेट बैंक क्या होता है, कैसे वो लिंक्ड होते हैं लोगों के साथ। इन्फ्लेशन क्या है, हमारे पास इन्फ्लेशन है हमारे पास किसी भी कंट्री के अंदर उसकी करेंसी की वैल्यू, ठीक है। इंटरेस्ट रेट क्या है, इंटरेस्ट रेट हमारे पास होती है, कोई भी बैंक अगर किसी भी पर्सन को लोन देता है ना, तो वो कुछ इंटरेस्ट रेट को शरह सूद पर देते हैं, FOMC, ये सबसे मेन है। FOMC का आपने काफी नाम भी सुना है। FOMC है क्या, FOMC बेसिकली एक कंट्री के अंदर जो सेंट्रल बैंक होता है उसकी मीटिंग होती है। इस मीटिंग के अंदर वो डिसीजन करता है कि उसकी करेंसी की
वैल्यू ने वैल्यूड होना है या डीवैल्यूड होना है, लाइक ऊपर जाना है या नीचे जाना है। अगर एफओएमसी के अंदर जो सेंट्रल बैंक है वो ये कहता है ना कि इस बार या इस टाइम या अब या आने वाले टाइम पे मेरी करेंसी की वैल्यू ऊपर जाएगी, तो इसका मतलब है उसकी करेंसी की वैल्यू ऊपर जाएगी, ठीक है। अब ये क्या करेगा, या लाइक इससे आपको सीख क्या मिलती है, इससे आपको सीख ये मिलती है कि आने वाले टाइम पे जो यूएस है ना, यूएस का जो इंडेक्स है, जो डीएक्सवाई है, उसने बुलिश ही रहना है, ठीक है। अब इधर से फायदा आपको क्या मिला है, इससे फायदा आपको ये मिला है कि आपके माइंड में जो सेल डायरेक्शन एक थी ना यूएस की या डीएक्सवाई की या डॉलर की, वो खत्म हो गई है। अब आपको पता चल चुका है कि आने वाले जब तक ये कोई और अनाउंसमेंट नहीं करता तब तक डीएक्सवाई ने बाय ही रहना है। आप उस हिसाब से जो डिफरेंट करेंसीज है ना उनको ट्रेड कर सकते हो, लाइक सेल का एक ऑप्शन ही इसने खत्म कर दिया है। अब होगा क्या, ठीक है, अब ये जो आपके पास सेल आई है ना, ठीक है, ये छोटी सी सेल आई है, ठीक है, ये जो सेल आई है, आप इसके अंदर सेल में ट्रैप नहीं होंगे, बल्कि इसके अंदर भी आप कोई बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, ठीक है। अ, इधर अगेन क्या होगा, इधर अगेन आपके पास सेलिंग आई है मार्केट में, आप इधर सेलिंग में ट्रैप नहीं होंगे, बल्कि सेलिंग का आपके अंदर से ऑप्शन ही खत्म कर दिए गया है, ठीक है। अब आप बाय की तरफ ही जाएंगे। अब देख लें आपकी लाइक कितनी चीजें आसान हो रही हैं आपके लिए, कि आपको अगर ये चीजें पता चल जाती है ना कि एफओएमसी के अंदर कोई भी जो भी सेंट्रल बैंक है, ठीक है, आप जिसको भी ट्रेड करते हैं उसकी जो सेंट्रल बैंक की मीटिंग है, हर एक का डिफरेंट नाम होता है। मैंने इसके ऊपर एफओएमसी के ऊपर या जितने भी डिफरेंट हमारे पास बैंक्स होते हैं उनकी जो डिफरेंट मीटिंग्स होती है, इनके ऊपर डिटेल सी वीडियो बना रखी है, आप उसको भी देख सकते हैं। लाइक ये एक फंडामेंटल का मेरा आखिरी पार्ट है, इससे पहले मैं हर चीज़ क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है, आपको हर एक चीज़ बता चुका हूँ। ये एक फंडामेंटल की लास्ट वीडियो है, इसके बाद कोई फंडामेंटल की सीरीज या कोई फंडामेंटल की वीडियो मैं बनाने वाला नहीं हूँ, इसलिए मैं इसके अंदर थोड़ा डिटेल में जाना चाहता हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आपके अंदर बाइंग का सारा सिनेरियो बन गया, सेलिंग की एक जो अपॉर्चुनिटी थी वही आपने खत्म कर दी है। अब आप सेलिंग को भी बाइंग के लिए लेंगे, सेलिंग को भी बाइंग के फायदे के लिए लेंगे। अब आप इधर ट्रैप नहीं होंगे, बल्कि को आप वेट करेंगे और इधर मार्केट आएगी, आप इधर से बाइंग में पकड़ेंगे, ठीक है। अब आपको पता चल चुका होगा कि एफओएमसी क्यों बड़ी न्यूज़ है, क्यों बड़ी मीटिंग है, क्यों लोग इसके बारे में ज़्यादा बात करते हैं। एफओएमसी के बाद एनएफपी क्या होती है, इसके ऊपर भी मैंने एक मुकम्मल डिटेल सी वीडियो बना रखी है, क्योंकि ये दोनों मेन न्यूज़ेज़ हैं, ठीक है, और इनके बारे में जानना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। एनएफपी क्या होती है, नॉन फार्म पेरोल, इसके अंदर आपको डिफरेंट डेटा मिलता है। उसके बाद आपके पास जीडीपी क्या होती है, अभी हमने डिस्कस की है, ठीक है, किसी भी कंट्री के अंदर जो प्रोडक्शन हो रही है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रही है, उसके बिहाफ पे सब कुछ होता है। सीपीआई डेटा क्या होता है वो भी हमने ऊपर डिस्कस की है, ठीक है। कोर सीपीआई क्या होता है वो भी हमने ऊपर डिस्कस की है। पीपीआई हमारे पास क्या होता है हमने वो भी डिस्कस की है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है हमने वो भी डिस्कस की है। एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, जॉब जोब्स ओपनिंग क्या होती है ये भी हमने डिस्कस की है। ये सारी चीजें हमने डिटेल के साथ डिस्कस की हैं। आई होप सो आपको ये सारी चीजें पता चली होंगी। अब हम इसको थोड़ा और देख लेते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडर इससे कैसे फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाकर बीएलएस को और जितनी भी न्यूज़ हैं उनको एक बार लाइव देखेंगे और फिर इस लेक्चर का एंड कर देंगे। फिर मैंने आपसे एक लाइक कीमती बात करनी है, उसके बाद इस लेक्चर को एंड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास किस तरह की करेंसीज होती हैं, ठीक है, मैं आपको डिटेल से न्यूज़ को ट्रेड कैसे किया जाता है वो बताता हूँ। सबसे पहले तो हमारे पास एक ये है AUD USD, दूसरी हमारे पास है USD CAD, ठीक है। हमारे पास फॉर एग्जांपल ये दो लाइक करेंसीज पेयर बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं जस्ट यूएसडी को लेकर दो को लेकर चल रहा हूँ, इससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। हमारे पास AUD USD आ गया, USD CAD आ गया, ठीक है। अब होता क्या है, जब हम किसी भी अब हम अगर AUD USD के अंदर बाइंग की ट्रेड लेंगे ना, ठीक है, बाय की अगर ट्रेड लेंगे, इसका मतलब है कि हमने AUD को बाय की है और USD को सेल की है। समझ में आ रही है बात। और अगर हम इसके अंदर ही सेल की ट्रेड लेंगे, ठीक है, सेल की अगर हम इसके अंदर ट्रेड लेंगे, इसका मतलब है कि हमने AUD को सेल की है और USD को हमने बाय की है, ठीक है। समझ आ रही है बात। लाइक अगर बाय करते हैं तो मतलब पहली करेंसी को बाय कर रहे हैं, दूसरी को सेल कर रहे हैं, और अगर सेल करते हैं तो पहली को सेल
अगर सेल कर रहे हैं इसका मतलब है दूसरी को बाय कर रहे हैं, पहली को सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब इधर भी ये सीन होने यूएसडी सीएडी के अंदर अगर हमने बाय की ट्रेड ली है मतलब यूएसडी को हमने बाय की है, सीएडी को हमने सेल की है, ठीक है। और अगर यूएसडी सीएडी के अंदर हम सेल की ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, सीएडी को हमने बाय किया और यूएसडी को हमने सेल की है, ठीक है। अब हो गया क्या, ठीक है। अब जो न्यूज़ेज़ है ना वो दो टू टाइप्स की होती हैं, ठीक है। कुछ ऐसी होती हैं जो करेंसी के लिए फ़ायदेमंद होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो करेंसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं बल्कि नुकसानदेह होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम उनको भी लिख लेते हैं, ठीक है। एक हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट आ गई, ठीक है। एक हमारे पास एम्प्लॉयमेंट आ गई, ठीक है। हमारे पास 2 न्यूज़ेज़ हैं, ठीक है। एक अनएम्प्लॉयमेंट, एक एम्प्लॉयमेंट। पहले हम अनएम्प्लॉयमेंट को जान लेते हैं, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर हमारे पास क्या है, ठीक है। पिछला जो डेटा है वो है 19 के, क्या है डेटा 19 के, और फोरकास्ट हमें क्या बता रहा है 24 के। फोरकास्ट हमें बता रहा है, ठीक है, कि अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? पहले तो आपने समझना अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है बेरोज़गारी, लाइक जो बेरोज़गारी है उसको शो करे। तो पहले क्या डेटा हमारे पास, पहले ये हमारे पास डेटा है कि 19 की नौकरियाँ हैं, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, और अभी 24 के हो रही हैं। मतलब कि बेरोज़गारी क्या हो रही है? बेरोज़गारी इंक्रीज़ हो रही है। बेरोज़गारी इंक्रीज़ होने से डॉलर के ऊपर क्या होगा? बेरोज़गारी इंक्रीज़ हो रही है ना, ठीक है? बेरोज़गारी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है? इसकी वजह से जो डॉलर होगा ना वो किधर जाएगा? वो नेगेटिव वाली साइड पर जाएगा। किधर जाएगा? वो नेगेटिव वाली साइड पर जाएगा, ठीक है? अब अगर डॉलर नेगेटिव वाली साइड पर जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो एयूडी के साथ यूएसडी है ये मजीद नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो एयूडी यूएसडी जो ओवरऑल पेयर है वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, वो ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। और यूएसडी नेगेटिव जा रहा है, ठीक है, इधर यूएसडी पहले है, अगर यूएसडी नेगेटिव की तरफ जा रहा है ना तो ओवरऑल ये जो पेयर होगा ये नेगेटिव की तरफ जाएगा, ठीक है। इस चीज को आपने समझना है, ठीक है, क्योंकि एक तो न्यूज़ 2 टाइप्स की होती है, कुछ डॉलर के हक में होती है, कुछ डॉलर के हक में नहीं होती। सपोज़ अगर यही 19 के और 24 के अनएम्प्लॉयमेंट की जगह एम्प्लॉयमेंट में हो, तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा, ठीक है, इससे ये होगा कि जो डीएक्सवाई है वो प्लस जा रहा है, लाइक नौकरियाँ जो हैं वो ज़्यादा हो रही हैं। पहले नौकरियाँ कम हो रही थी, ठीक है, पहले 19 के थी, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट 19 के से 24 के की तरफ जा रही थी, लाइक पहले 19,000 नौकरियां खत्म हो रही थी और इस बार 24,000 नौकरियां खत्म हो रही हैं, ठीक है। अब एम्प्लॉयमेंट में 19 के थी पहले और अब 24 के हो रही हैं, लाइक पहले 19,000 थी फिर 24,000 हो रही हैं, ठीक है। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा? इसका मतलब है कि जो डीएक्सवाई है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। डीएक्सवाई के ऊपर की तरफ या डॉलर के स्ट्रांग होने की वजह से एयूडी यूएसडी का जो पेयर है वो नेगेटिव आएगा, ठीक है, और जो यूएसडी सीएडी का पेयर है ना वो पॉजिटिव जाएगा। इस चीज़ को आपने समझना है, ठीक है, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि लोग जस्ट देखते हैं कि डेटा पॉजिटिव आ रहा है ना, ठीक है, आज अब अगर अनएम्प्लॉयमेंट में पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब है कि डॉलर वीक हो रहा है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट में भी पॉजिटिव आ रहा है ना तो वो उस चीज़ को भी ये समझते हैं कि डॉलर स्ट्रांग होगा। नहीं भाई, उसमें डॉलर स्ट्रांग नहीं होगा बल्कि उसमें डॉलर वीक होगा, ठीक है। और अगर डॉलर वीक होगा उसको कैसे ट्रेड करना है और अगर डॉलर स्ट्रांग होगा उसको कैसे ट्रेड करना है, ये दोनों चीज़ें अब मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। अगर आपको इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन आ रही है ना तो वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और बाकी अब हम इसको बहुत ज़्यादा लंबा खींचे, ऐसे-वैसे देखें, तो इसका कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। जितनी भी काम की बातें थी, वो ऑलरेडी मैंने आपको सारी बता दी हैं। अभी हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाकर एक बार इनको प्रॉपर्ली देख सकते हैं या देख लेते हैं कि न्यूज़ेज़ होती कौन-कौन सी हैं और कैसे हम उनको देख सकते हैं, और फिर वो करने के बाद हम अपने लेक्चर को प्रॉपर्ली एंड कर देंगे, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अच्छा, अब फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर आपके पास होता क्या है, फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर अब ये मैंने फ़िल्टर लगाया हुआ है, ठीक है? अब इधर आप फ़िल्टर लगा सकते हैं, आपके पास रेड बॉक्स है, ऑरेंज बॉक्स है, येलो बॉक्स है और व्हाइट बॉक्स है। रेड बॉक्स के अंदर जितनी भी न्यूज़ आती हैं वो हाई हाई इम्पैक्टेड होती हैं, और जो पूरा दिन मार्केट को ऊपर-नीचे चलाती रहती हैं वो येलो और ये ऑरेंज वाली होती हैं। लाइक ऑरेंज वाली भी इतनी ज़्यादा इम्पैक्ट वाली नहीं होती, लेकिन ये ऑरेंज और येलो वाली पूरा दिन जो छोटी-छोटी मूवमेंट होती है ना वो सारी होती है। उसके बाद जो व्हाइट है ये हॉलिडे होती है, ठीक है? अब मैंने मैंने लाइक क्या किया हुआ है, मैंने ये तीनों को काटा हुआ है। अब मैं अप्लाई फ़िल्टर को क्लिक करूँगा, मेरे पास जस्ट रेड जो न्यूज़ हैं वो शो होंगी, बाकी शो नहीं होंगी। सेकंडली अब नीचे आपके पास जितनी भी न्यूज़ हैं वो आ जाती हैं, ग्रोथ वाली होती है एक, इन्फ्लेशन होती है, एम्प्लॉयमेंट होती है, सेंट्रल बैंक्स होती है, बॉन्ड्स होती है, हाउसिंग, कंज्यूमर सर्विस,
सर्वे, बिज़नेस सर्वे, स्पीच मिस, इसके अंदर सारी नहीं है लेकिन कुछ हैं, ठीक है। अब इसके अंदर भी ये जितनी भी है ये छोटी न्यूज़ हैं, इनके बारे में कोई ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। जो ये मेन न्यूज़ हैं, ठीक है, हम उनके बारे में जानते हैं। अगर आप इन सबको सिलेक्ट करेंगे तो आपकी उसके अंदर सारी शो होंगी। अगर आप इनके अंदर अप्लाई फ़िल्टर करके जिस चीज़ को फ़िल्टर करेंगे वो ही शो होंगी। अब मैंने ये सारी शो की हुई हैं, अब आप नीचे देख लें आपके डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैंने जस्ट यूएसडी को देखना होता है तो मैं यूएसडी की ही ओपन करूँगा। अभी क्या है, रेड न्यूज़ेज़ होंगी, ये जो न्यूज़ेज़ सिलेक्ट है ये वाली होंगी और यूएसडी की होंगी। अब अप्लाई फ़िल्टर करते हैं, ठीक है। अब देखें आपकी फ्राइडे वाले दिन, आज का दिन जितनी भी न्यूज़ेज़ थी, ठीक है, ये मैंने आपको जो कहा था ना कि जो फेड चेयर पोवेल स्पीक्स है ना 12:30 पीएम को होनी थी, ठीक है, बल्कि होगी, बल्कि हो चुकी है, सॉरी होगी, उसके बारे में बताया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चले जाते हैं। सैटरडे वाले दिन कोई न्यूज़ नहीं है, संडे वाले दिन कोई न्यूज़ नहीं है, मंडे वाले दिन कोई न्यूज़ नहीं है, ट्यूसडे वाले दिन यूएसडी की जॉल्स जॉब ओपनिंग की न्यूज़ है, इसको हम देख लेते हैं। अब इसके अंदर अब मैंने इस रेड बॉक्स को क्लिक किया है, अब मेरे पास आ गया प्रीवियस, क्या है प्रीवियस डेटा है कि 7.60 मिलियन है, ठीक है, जो कि मैंने वीडियो में भी बताया कि प्रीवियस कितनी जॉब्स हैं, 7.60 मिलियन। और फोरकास्ट वो लोग जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं प्रॉपर एनालिसिस के बाद वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 7.71 मिलियन हो सकती हैं, ठीक है। ये न्यूज़ किस टाइम पे आनी है, 10 बजे आनी है एएम को, 11 मार्च को मंगल वाले दिन 10 बजे सुबह। आप देख सकते हैं कि एक्चुअल डेटा क्या आता है। अब आप इसको मज़ीद कैसे पढ़ सकते हैं, ये जो येलो बॉक्स है इसको आप क्लिक करेंगे आपके पास मज़ीद इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाएगी। सोर्स, ये देख लें सोर्स, बेरियो ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक लेटेस्ट रिलीज, इसको किसने रिलीज करना है, ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक ने। नंबर्स ऑफ जॉब ओपनिंग ड्यूरिंग द रिपोर्टेड मंथ एक्सक्लूडिंग द फार्मिंग इंडस्ट्री। अब आपने इसको लाजमी पढ़ना है, ये आपको बताएगा कि ये जो जो जॉब है ना ये यूएसडी के लिए अच्छी है या अच्छी नहीं है। अब यूजुअल इफेक्ट के अंदर आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल जो एक्चुअल आनी है, ठीक है, एक्चुअल अभी देख लें आप मिसिंग है, जो आनी है अगर वो ग्रेटर देन फोरकास्ट होगी, अगर वो फोरकास्ट से ऊपर आएगी, ठीक है, तो ये करेंसी के लिए अच्छी होगी, ठीक है। रिलीज्ड मंथ अबाउट 35, अच्छा ये रिलीज कब होती है, अबाउट 35 डेज आफ्टर द मंथ एंड, ठीक है। नेक्स्ट रिलीज ये कब होगी, अप्रैल 1 को होगी, ठीक है, एक तो मंगल वाले दिन होनी है, उसके बाद अप्रैल 1 को होगी। एफ नोड इसका क्या है, वाई ट्रेडर क्यों केयर करें, एक्रो एक्सपेंड क्या है, लाइक इसके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको इधर मिलती है, ठीक है। आपको प्रीवियस सारा डेटा भी मिलता है, ठीक है, जिसके अंदर ये पहले 4 फरवरी में आई थी, जनवरी 7 में आई थी, 3 दिसंबर में आई थी 2024 में, और इस तरह लाइक इसका जो पुराना पूरी हिस्ट्री है ना वो सर। व्यू फुल डिटेल फॉर यूएस जॉब्स जॉब्स, इसके बारे में मुकम्मल डिटेल आप देख सकते हैं, ठीक है। आई होप सो आपको काफ़ी इसके बारे में पता चला होगा। अब हम एक दो और न्यूज़ को देख लेते हैं, लाइक ये जो आज हुई हैं इनको ही देख लेते हैं, इनका क्या सीन है, ये किसने किया। अब इसके अंदर भी आप देख सकते हैं ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक BLS, ठीक है, और इसकी भी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी, इसका मतलब है कि ये भी जो हमारी डॉलर है ना उसके लिए अच्छा है, ठीक है। अब मैं आपको एक ऐसी दिखा देता हूँ जो डॉलर के लिए अच्छी नहीं है, ये अनएम्प्लॉयमेंट, शरह बेरोजगारी, ठीक है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर आ रहा है एक्चुअल लेसर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। इसके अंदर अगर आप लेसर होगी ना, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट लेस होगी, ठीक है, फोरकास्ट 200 प्रीवियस 221 है, फोरकास्ट 226 आ रहा है, मतलब जो शरह बेरोजगारी है वो इंक्रीज हो रही है। अगर इससे लेसर होगी ना तो वो काम की होगी, ठीक है। आई होप सो आपको ये भी पता चल चुका होगा, ठीक है। अभी अप्लाई फिल्टर के अंदर हम NZD को भी ओपन करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या बनता है हमारे पास, ठीक है। ये आपके पास डिफरेंट हैं, इनके अंदर सारी चीज़ें आ सकती हैं। अच्छा ये आंसर ये अप्लाई फ़िल्टर किस-किस को, ये सारे ही चलिए सिलेक्ट हो गए। सारा आप इसको एक बार देख लें, इसके अंदर येलो भी है, रेड भी है, ऑरेंज भी है, सारी आ जाएँगी और हर कंट्री की आ जाएँगी। एनज़ेड की है, AUD की है, आप देख लें लाइक जितने भी हैं ना, उनके अंदर आपको प्रीवियस फ़ोरकास्ट और एक्चुअल डेटा मिल रहा है, ठीक है? ये जितने भी हैं। हम इनके अंदर इन दोनों को क्रॉस कर देते हैं, बाकी बेशक आते रहें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। ये ISM है, ठीक है। उसके बाद AUD ऑस्ट्रेलिया की है, GDP की। क्यू लाइक क्वार्टरली बाय क्वार्टरली 0.3 थी प्रीवियस फोरकास्ट 0.6, एक्चुअल भी 0.6 आई है, ठीक है। USD प्रेसिडेंट ट्रम्प
स्पीक थी, अब आपको पता है कि ट्रम्प आ चुका है तो वो स्पीक्स करता रहता है, ठीक है। उसके अलावा ये लाइक सारी न्यूज़ेज़ आप इनको डिटेल से देख सकते हैं हर एक को। ये सीएडी की व्हाइट बॉक्स के साथ, इसका मतलब है कि इसकी छुट्टी है, डे लाइट सेविंग टाइम शिफ्ट, ठीक है। आई होप सो आपको ये सारी चीज़ें पता चल चुकी होंगी। अभी हम अगेन एक बार तमाम चीज़ें जो आज का दिन हमने पढ़ी हैं उनको एक बार देख लेते हैं, ताकि हमारी जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सारी क्लियर हो जाएँ, ठीक है। आप किसी डाउट के साथ यहाँ से ना जाएँ, ठीक है। मैं लाइक यही चाहता हूँ, इसके अलावा तो मेरी और कोई विश नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारी क्या प्लान है मैंने आपको बताया था, उसके बारे में भी हम बात करते हैं, ठीक है। लाइक अभी ज़्यादा अब हम इस चीज़ को खींचे उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब लाइक मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है या कंक्लूजन क्या है कि आपने एफओएमसी एक मीटिंग होती है उसके बारे में लाज़मी जानना है, ठीक है। क्योंकि वो एफओएमसी मीटिंग के अंदर सेंट्रल बैंक जो होते हैं वो डिसीजन करते हैं कि मैं आने वाले टाइम पे अपनी करेंसी को किस तरफ लेकर जा सकता हूँ, या मैं अपनी करेंसी को वैल्यूड कर रहा हूँ या डीवैल्यूड कर रहा हूँ। अगर वैल्यूड कर रहा हूँ तो मतलब कि बीरिश का आपके माइंड से चीज़ ही हट गई है। अब कोई न्यूज़ आपके पास बीरिश आती भी है ना, ठीक है, जो डॉलर को नीचे की तरफ लेकर जा सकती है, आप उसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करेंगे, ना कि आप उसको ट्रेड करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता चल चुकी होंगी। फंडामेंटल सीरीज़ की ये लास्ट वीडियो है, इसके बाद कोई वीडियो नहीं बनाने वाला। इसके बाद प्रॉपर्ली मैं अपना जो मेन सब्जेक्ट है या मेन जिसके लिए मैंने ये चैनल बनाया था, उसके ऊपर बात करूँगा, जो कि है टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर वही सारी लाइक डिटेल है जो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी है पहली वाली वीडियो के अंदर। हम उसको अगेन एक बार देख लेते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इंडिकेटर क्या होता है। लाइक एक एक वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा, जैसे ऑलरेडी मैं करता रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादा टाइम आपको लगाऊंगा नहीं। इंडिकेटर के बारे में हम जानने की जस्ट जनरल, ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों का शौक होता है कि इंडिकेटर को के बारे में बताया जाए। इंडिकेटर के बाद हम लाइक एक बेसिक प्राइस एक्शन के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेंगे, ठीक है। प्राइस एक्शन के बारे में जानने के बाद हम नेक्स्ट सप्लाई डिमांड, ठीक है। सप्लाई डिमांड एक पैटर्न है जो कि थोड़ा बहुत काम करता है कभी-कभी, लेकिन ज़्यादा नहीं, बट स्टिल हमें इसके बारे में जानना ज़रूरी है, ठीक है। सप्लाई डिमांड के बाद हम डाइवर्जेंस, ठीक है, डाइवर्जेंस का देखेंगे, डाइवर्जेंस के बारे में कि वो क्या होती है। उसके बाद हम कैंडल्स के बारे में जानेंगे, कैंडल्स के नाम क्या होते हैं, ठीक है। कैंडल के नेम क्या होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे और फिर हम अपने एक्चुअल जो हमारा ये चैनल बनाने का मकसद है एसएमसी, ठीक है, इसकी तरफ मूव करेंगे और फिर एसएमसी के अंदर इंशाल्लाह आपको वीडियोस देखने को मिलती ही रहेंगी। इसके ऊपर मैं 100 से ज़्यादा भी वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है। इतना मैंने इस टाइम तक गेन किया हुआ है नॉलेज इसके अबाउट। तो लाइक ये एक प्रॉपर सीरीज़ रहेगी, प्रॉपर पैटर्न रहेगा। और अगर आपको अभी तक कोई भी ये जो चीज़ें हैं इनके अंदर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, ठीक है। और बाकी इनके ऊपर प्रैक्टिस करें। देखें इस तरह है ना कि दो दो तरह के लोग होते हैं, ठीक है। एक बंदा जो कि सीरियस है ट्रेडिंग को लेकर, ठीक है। एक बंदा जो कि सीरियस है ट्रेडिंग को लेकर, उसने ये सारा कुछ सीखना है। एक बंदा जो जस्ट शोमेट के लिए आया है, जिसने लोगों को देखा है वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसका भी दिल किया है, वो भी इस फील्ड के अंदर आ गया है, ठीक है। तो वो कुछ टाइम तक ही रुकने वाला है इस मार्केट में, वो ज़्यादा टाइम तक रुकने वाला नहीं है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखना है और आपको अपना माइंडसेट बनाना है कि मैंने क्या करना है, मैंने किस साइड पर जाना है। अगर आपने कुछ टाइम के लिए रुकना है, तो फिर आपको कुछ भी सीखने की, कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मैं अपनी फैमिली को इससे मैनेज करूँगा, इसके थ्रू ही सब कुछ करवाऊँगा, तो फिर आपको सीखना पड़ेगा। आप रियल मैन हो दोस्त, आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे ना तो फ़ायदा कोई नहीं है, ठीक है। फंडामेंटल का ये जो सीरीज़ थी ये आज हमारी कंप्लीट हुई है। आई होप सो आपने इसके अंदर काफ़ी एन्जॉय किया होगा और काफ़ी ज़्यादा मैंने यूनिक चीज़ें आपको इसके अंदर बताई हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप और लोगों के साथ भी शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।